नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विद योगेश में। पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था 12 अनुसूचियाँ ट्रिक के साथ, बिल्कुल ही सरल भाषा में पढ़ाया गया था और प्रस्तावना भी पढ़ाया था। यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इस पार्ट में आपको भारत के राष्ट्रपति से संबंधित टॉप 35 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से इसमें 20 क्वेश्चन हैं, बाकी के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। तो पहले आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो टेट सी टेट और सुपर टेट में अक्सर पूछ लिए जाते हैं यहाँ से। तो देखते हैं कौन से वो प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? उत्तर अनुच्छेद 52 में। देखिए, हम आपको बताते हैं राष्ट्रपति से संबंधित 4-5 अनुच्छेद बताते हैं, बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक तो होता है अनुच्छेद आपका 52, एक होता है 54, एक होता है 61, एक होता है 72। ये 4 अनुच्छेद याद रखिए। अब 52 में क्या होता है, 54 में क्या होता है, 61 में क्या होता है, 72 में क्या होता है? तो 72 अनुच्छेद 52 में वर्णित है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। 54 में है उसकी चयन प्रक्रिया। 54 यानी कि चयन, 54 से होगा चयन, शॉर्ट ट्रिक से याद रखिए, 54 चयन, 54 चयन, इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति की चयन प्रक्रिया है। अनुच्छेद 61 में है महाभियोग, यानी कि महाभियोग होता है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है। अनुच्छेद 72 में है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत किसी की सजा माफ कर सकता है। तो फिर से याद कीजिए, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72, हमने 4 अनुच्छेद बताए आपको जो राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 54 में उसकी चयन प्रक्रिया है, अनुच्छेद 61 में उसको हटा सकते हैं और अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति किसी की सजा माफ कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो उत्तर होगा राष्ट्रपति। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री के सहयोगी आते हैं तथा उनका प्रमुख होता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? हमने अभी आपको बताया अनुच्छेद 54 में, 54 यानी कि चयन, 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 54 में उसकी चयन प्रक्रिया होगी, किस प्रकार से उसका चुनाव होगा ये वर्णित है। अनुच्छेद 61 में उसको महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया है और अनुच्छेद 72 में वह किसी की सजा माफ कर सकता है। इस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि चुनाव प्रक्रिया में कौन कौन हिस्सा लेता है। आगे का प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में कौन कौन हिस्सा लेते हैं? तो राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया में लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ में 2 केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पांडिचेरी के सदस्य यानी कि जो विधायक होते हैं वो भाग लेते हैं। देखिए, हमारे भारत देश में 28 राज्य प्रदेश हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं प्रेजेंट में, ठीक है। पहले 9 थे, जब धारा 370 को हटाया गया था तो 5 अगस्त को 2 केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए गए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लेकिन अब 26 जनवरी 2020 से सिर्फ 8 रह गए हैं। तो देखिए, जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं और साथ में 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, दिल्ली या पांडिचेरी, जहाँ पर मुख्यमंत्री होते हैं और बाकी किसी केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, वहाँ केंद्र का सीधा शासन होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं और साथ में 2 केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य होते हैं जो कि भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। देखिए, अगर पूछा जाए राष्ट्रपति के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए तो 35 वर्ष, प्रधानमंत्री के लिए कितनी होनी चाहिए तो 30 वर्ष, ठीक है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो उत्तर होगा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। अब ये एकल संक्रमणीय पद्धति क्या होती है बताइए, क्या आपको मालूम है? यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए मुझे, और यदि नहीं मालूम है तो सुन लीजिए। एकल संक्रमणीय पद्धति होती है, अगर यदि आप समझिए कोई 3 सदस्य राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए
खड़े किए गए या खड़े हुए, तो उसमें क्या होता है, जब वोट दिए जाते हैं लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, जब उनको वोट किया जाता है तो उनको यह तय करना पड़ता है कि पहले पद पर वो किसे देखना चाहते हैं, दूसरी में किसे, यानी कि उनको वरीयता देनी पड़ती है कि पहले क्रम में वो किसे देखना चाहते हैं, दूसरे क्रम में वो किसे देखना चाहते हैं और तीसरे क्रम में वो किसे देखना चाहते हैं। तो इससे वरीयता क्रम से ये पता होगा कि पहले पद में 3 सदस्य खड़े हुए हैं तो पहले में कौन है, दूसरे में कौन है, तीसरे में कौन है। इसके बाद जब वोटिंग होती है तो देखा जाता है कि पहले पद में लोग किसको देखना चाहते हैं, पहले वरीयता क्रम किसको दिया गया, जिसको वरीयता क्रम पहला मिलता है उसको राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया जाता है। यह कहलाती एकल संक्रमणीय पद्धति। अब देखिए अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में। हमने आपको पहले ही बताया शुरू में कि अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 72 ये 4 अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति होगा भारत में एक, ये वर्णित है। 54 में यानी कि चयन प्रक्रिया सम्मिलित है, कैसी चयन प्रक्रिया होगी, उसकी चयन प्रक्रिया एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होती है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है, ये वर्णित है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति किसी की सजा माफ कर सकता है, ये वर्णित है। महाभियोग के लिए पहले कितने सदस्य नोटिस देते हैं? तो देखिए, यदि किसी राष्ट्रपति को कोई पसंद नहीं है और आप उसको उसके पद से हटाना चाहते हैं, यानी कि तो पहले लोकसभा या राज्यसभा, ये निश्चित नहीं है। देखिए जो है 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। उच्च सदन होता है आपका राज्यसभा और निम्न सदन होता है लोकसभा। तो यदि आप राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना चाहेंगे तो या तो राज्यसभा में या लोकसभा में, ये निश्चित नहीं है कि पहले राज्यसभा में ही या पहले लोकसभा में ही। किसी भी एक सदन में 1/4 सदस्य पहले नोटिस देंगे। नोटिस देने के 14 दिन बाद अगर लोकसभा से यह नोटिस दिया गया है तो सबसे पहले लोकसभा में वोटिंग कराई जाएगी और यदि उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत सदस्यों का बहुमत मिलता है तो यह प्रस्ताव फिर राज्यसभा में भेजा जाता है और यदि राज्यसभा में भी 2/3 सदस्यों का बहुमत मिलता है तो फिर राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से महाभियोग की क्रिया पूरी होती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति। 3 सेनाएं कौन कौन सी होती हैं, क्या आपको मालूम है? बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। यदि नहीं मालूम है तो देखिए, तीनों सेनाएं होती हैं आपकी थल सेना, जल सेना और वायु सेना। इन तीनों सेनाओं का जो राष्ट्राध्यक्ष यानी कि जो राष्ट्रपति होता है, जो वो होता है प्रमुख होता है। अब देखिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। अगला प्रश्न है कि जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र यदि दे देता है तो फिर उसका पद कौन संभालता है? तो राष्ट्रपति के त्यागपत्र के बाद 6 महीने तक उपराष्ट्रपति उस पद को संभाल सकते हैं। यदि 6 महीने तक भी चुनाव नहीं होते हैं तो फिर अगले 6 महीने के लिए ये डेट बढ़ा दी जाती है, लेकिन पहले 6 महीने के लिए राष्ट्रपति के पद को त्यागपत्र के बाद उस उपराष्ट्रपति संभाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जिसे हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। अब है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो उत्तर होगा आपको 12 सदस्य। वो 12 सदस्य जो होते हैं जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं वो होते हैं सदस्य कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान व सामाजिक कार्य से जुड़े हुए आदि क्षेत्र से होते हैं। यानी कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपके सचिन तेंदुलकर हैं तो वो खेल की जगत से हैं और उनको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। अब आगे प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद से सजा माफ कर सकता है? तो आपको पहले ही बताया, अनुच्छेद 72 से। अगला प्रश्न है आपका, संसद द्वारा पारित कोई विधेयक कानून कब बनता है? तो देखिए, जब कोई नया कानून बनाना होता है तो सबसे पहले कोई बिल यदि लोकसभा में लाया गया है तो पहले लोकसभा में पारित होगा, लोकसभा से वोटिंग बहुमत होने के बाद फिर राज्यसभा में जाएगा, वहाँ से वोटिंग पूर्ण बहुमत होने के बाद फिर उसमें वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही
कोई विधेयक कानून बनता है। राष्ट्रपति के अनुमोदन का मतलब है जब राष्ट्रपति अपनी मोहर लगा देता है तब जो है यह कानून बनता है। अब यदि राष्ट्रपति चाहे कि वह ना ही उस पर कोई पुनर्विचार के लिए भेजता है, ना ही उसको अनुमोदन करता है, यानी कि वह मोहर लगाता है और अपने पास सुरक्षित रख लेता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पॉकेट विंडो। पॉकेट विंडो एक शब्द आता है। पॉकेट विंडो क्या है? तो पॉकेट विंडो ये होता है कि यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो वह ना ही पारित करता है, यानी कि ना ही अनुमोदन करता है, ना ही जो है उसको पुनर्विचार के लिए भेजता है, बल्कि उसको अपने पास रख लेता है। और इस पॉकेट विंडो का बखूबी प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह जी ने। राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति। उन्होंने जो है जब भारतीय डाक से संबंधित एक विधेयक आया था तो उसको पॉकेट विंडो के तहत अपने पास सुरक्षित रख लिया था। तो प्रश्न बनेगा कि जो है पॉकेट विंडो का प्रयोग किसने किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह जी ने। पॉकेट विंडो है क्या? तो राष्ट्रपति जब कोई विधेयक अपने पास सुरक्षित रख लेता है तो उसे कहते हैं पॉकेट विंडो। लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब है अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अब देखिए, आपको 4 अनुच्छेद हम बता चुके हैं पहले। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 72। 52 में आपका राष्ट्रपति होगा, 54 में चयन प्रक्रिया होगी, 61 में महाभियोग होगा और 72 में होगा वो सजा माफ कर सकता है। अब 3 अनुच्छेद और देखिए, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अब देखिए इनको याद कैसे करेंगे? अनुच्छेद 352 में 4 जोड़ेंगे तो 356 और 356 में 4 जोड़ेंगे तो 360। अब 352 में क्या है? 352 में वर्णित किया गया राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है? जब कोई विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, सशस्त्र विद्रोह हो जाता है या कोई ऐसी स्थितियाँ बनती हैं तो जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जाता है देश में। जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जाता है तो नागरिकों के जो 6 मौलिक अधिकार है वो उनसे छीन लिए जाते हैं। ठीक है, तो जब राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत घोषित किया जा सकता है। और 356 में है, अनुच्छेद 356 में, कि यदि किसी राज्य में आपातकाल घोषित करना हो, जैसे कि अभी मध्य प्रदेश के चुनाव हुए थे तो मध्य प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री के चुनाव में देरी हो रही थी तो वहाँ पे जो है राष्ट्रपति शासन घोषित कर दिया गया था। तो क्या होता है कि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषित करना हो किसी राज्य में तो वो 356 के तहत किया जाता है। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल जब कोई वित्तीय परेशानी आ जाए, कोई धन से संबंधित परेशानी आ जाए, हमारा देश संकट में हो, ठीक है, गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है। अब देखिए, अभी तक सिर्फ 3 बार राष्ट्रपति शासन घोषित किया गया अनुच्छेद 352 के तहत। और आपसे पूछा जाए कि वित्तीय आपातकाल कितनी बार घोषित हुआ, तो अभी तक हमारे देश में एक भी बार वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं हुआ है। तो फिर से याद रखिए, अनुच्छेद 352, फिर उसके बाद राष्ट्रपति। अब देखिए ट्रिक से आप कैसे याद रखेंगे? राष्ट्रपति को शासन लगाना है, अपना शासन चलाना है, वो अपने दम पे शासन चलाना चाहता है कि मैं यहाँ का सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं ट्रिक के लिए आप ये कीजिए इसको, तो 352 लगाएगा। अब वो सोचेगा मैंने पूरे देश में कब्जा कर लिया, मैं प्रत्येक जगह जगह कब्जा करना चाहता हूँ, यानी कि प्रत्येक राज्य में कब्जा करना चाहता हूँ। तो वो 4 कदम और आगे चलेगा, 4 कदम आगे चलेगा, यानी कि अनुच्छेद 352 में 4 कदम और जोड़ देगा, 356 हो जाएगा। तो यानी कि अब राज्य में भी उसने शासन कर लिया। जब राज्यों में उसका शासन हो गया तो अब वो चाहेगा कि अब मैं सबके पैसों पे कब्जा कर लूँ, सबके धन पे कब्जा कर लूँ, तो वो 4 कदम और आगे चलेगा, यानी 356 में 4 और जोड़ देगा, 360। इस प्रकार से इस ट्रिक से आप याद रखेंगे तो शायद आपको याद करने में सहायता मिलेगी। यानी वो 4 कदम बढ़ा के पहले, यानी 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में किसी राज्य में आपातकाल और 360 में वित्तीय आपातकाल। अगला प्रश्न है, क्या होता है राष्ट्रीय आपातकाल? तो देखिए, जब कोई युद्ध हो जाए, कोई बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत घोषित कर सकते हैं। अभी तक सिर्फ 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। और ये कब कब लगाया जाता है? ये 3 स्थितियों में लगाया जाता है, बाहरी आक्रमण, युद्ध हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, ये 3 स्थितियों में लगाया जाता है। नोट करिए एक पॉइंट, सशस्त्र विद्रोह को संविधान 44 के संशोधन के तहत जोड़ा गया है। यह पहले आंतरिक अशांति के आधार पर होता था। आंतरिक अशांति, यदि देश में आंतरिक अशांति हो गई हो तब, जैसे कि 1975 में
माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाया गया था। तो वो आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अब देखिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 356 में। अभी हमने आपको बताया कि अगर देश में राष्ट्रपति शासन लगाना हो पूरे देश में 352, अगर किसी एक विशेष राज्य में लगाना हो तो अनुच्छेद 356, और वित्तीय आपातकाल लगाना हो तो फिर अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360 में। अभी तक देश में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? तो अब इस प्रश्न का उत्तर साथियों आप मुझे दीजिए कि कितनी बार लगाया गया है। कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिए। राष्ट्रपति शासन से बाकी संबंधित जो प्रश्न हैं, बाकी क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। तो आपको कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी को क्लास घर बैठे आसानी से मिल सके और सभी की तैयारी बढ़िया हो सके। मैं चाहता हूँ मेरे सभी साथियों का सिलेक्शन सबका एक साथ हो। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकें। यदि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ऊपर लिखे नंबर पर मैसेज करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। जय हिंद। आपका दिन मंगल में हो।